हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएफटी। सो इस लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द वाइवा क्वेश्चंस फॉर एसएसएमडीए। सो मतलब बेसिकली जो आपके एग्जामिनर्स आएंगे वो आपसे क्वेश्चंस या तो थ्योरी से पूछते हैं या प्रैक्टिकल से। सो मतलब अगर आपके पास एसएसएमडी है तो मतलब प्रैक्टिकल्स में भी बेसिकली दी कोड्स उन्हें एक बार देख लेना एंड सॉफ्टवेयर्स एक बार देख लेना कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं। स्काई लैब है, आई गेस आर स्टूडियो है, एंड वन मोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ देयर। तो एक बार वो देख लेना एंड कोड ऊपर से ओवरव्यू कर लेना एंड बाकी थ्योरी पार्ट वी विल बी कवरिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट। देखो, पहले तो आप सिलेबस यू कैन या सो दिस इज़ योर सिलेबस। तो यूनिट 1 2 3 यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिस्ट कर दिए हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले तो वो आपसे पूछ सकता है कि एसएसएमडीए क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो एक बार इनके बीच का आपको डिफरेंस देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बीच का डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस इज वेरिएंस इज इट मतलब वेरिएंस आपका मेजर करता है स्प्रेड ऑफ डेटा को, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस टेल्स हाउ डेटा इज स्प्रेड फ्रॉम द मीन, एंड इसका फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, इसके बाद आपके ये डेटा विजुलाइजेशन के चार्ट्स हैं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज तो आपको पता ही होगी कि 0 से 1 के बीच में। फिर आपसे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल भी है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनॉमियल जहाँ पे 2 आउटकम्स होंगे तो वहाँ हम बाइनॉमियल यूज़ करते हैं। पॉइजन इज़ यूज्ड व्हेन द इवेंट्स अकर मतलब इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये एक बार यू कैन गो थ्रू दिस। उसके बाद आपसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो आपसे पूछ सकता है कि कितने तरह की होती है। तो नल हाइपोथेसिस विच इज़ डिफ़ॉल्ट क्लेम कि अगर आपका कुछ चेंज ना हो, डिफरेंस ना हो, जो हम खुद एज्यूम करते हैं, सो दैट इज़ नल हाइपोथेसिस। एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब कि कुछ डिफरेंस आ रहा हो, तो दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब एक सेकेंड, या सो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल हाइपोथेसिस, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हमारा है कि डेटा विजुलाइजेशन। तो ये सब तो आपको पता होगा कि दिस इज़ योर बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम्स, स्कैटर प्लॉट एंड बॉक्स प्लॉट। तो आपसे इसमें वो स्कैटर प्लॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्कैटर प्लॉट से वो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि स्कैटर प्लॉट किस लिए यूज़ होता है, एंड रेजिडुअल प्लॉट दे कैन आस्क। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेना एक बार। प्लॉट रेजिडुअल प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आई गेस रेजिडुअल का कुछ एक्सपेरिमेंट भी है। सो इस स्लाइड से ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इज़ कि ये देख लिया। हाँ, नेक्स्ट इज़ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल एंड पॉइजन। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ डेटा सिमेट्रिक हो एंड इसका ग्राफ इज़ बेल शेप्ड। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल। ठीक है, एंड कॉमन इन नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से याद आया, प्लीज़ एक बार CLT
CLT या CLT थ्योरम भी देख लेना, थ्योरम, ठीक है, CLT थ्योरम भी एक बार देख लेना। CLT थ्योरम इज़ बेसिकली कि अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, सो आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेसेस जहाँ पे आपके दो ही आउटकम्स हो, सक्सेस और फेलियर, एंड इसका ये फॉर्मूला होता है। फार्मूला आई थिंक वो पूछ सकता है, तो एक बार फार्मूलाज गो थ्रू कर लेना। उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला ये होता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इनके बीच का डिफरेंसेस कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉन्टीन्यूअस होता है, बाइनॉमियल इज़ डिस्क्रीट एंड पॉइजन इज़ ऑल्सो डिस्क्रीट। इसका ग्राफ इज़ बेल शेप्ड, इट इज़ बार एंड इट इज़ ऑल्सो बार। इसमें पैरामीटर्स आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें n एंड p, एंड इसमें लैम्डा विच इज़ एवरेज रेट, ठीक है, यूज्ड फॉर नेचुरल वेरिएशन, सक्सेस इन फिक्स्ड ट्रायल्स एंड इवेंट्स इन फिक्स्ड इंटरवल। सो दिस वाज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन का मतलब है कि एंटायर ग्रुप जिसे आप स्टडी कर रहे हो। सैम्पल क्या है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जिसे आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। पैरामीटर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। यही मेन है। उसके बाद आपके पास स्टेट हाइपोथेसिस में आपके पास नल हाइपोथेसिस मैंने बता दिया, एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपसे टेस्ट पूछ सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टेस्ट कौन कौन से होते हैं? जेड टेस्ट कब यूज़ होता है? कि जब आपका सैम्पल साइज़ 30 से बड़ा हो एंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, तो आप जेड टेस्ट यूज़ करते हो। टी टेस्ट जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है एंड आपका सैम्पल साइज़ 30 से कम हो, ठीक है। फिर काई स्क्वायर टेस्ट आपका यूज़ होता है कैटेगरिकल डेटा के लिए, ठीक है। अनोवा इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वेट आई डायरेक्टली टाइप, क्योंकि सो या सो अनोवा इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अनोवा इट्स फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? द फुल फॉर्म इज़, एक सेकेंड, या सो अनोवा इट्स फुल फॉर्म एंड इट्स डेफिनेशन, ठीक है। सो एनोवा की फुल फॉर्म क्या होती है? अनोवा इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये कंपेयर मतलब ये यूज़ होता है टू कंपेयर वेरिएंस, डेफिनेशन, ठीक है। वेरिएंस और मल्टीपल मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एग्जाम्पल कंपेयर मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से वाइवा क्वेश्चंस हो गए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिसीजन रूल एंड जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड अनोवा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इज़ की लीनियर एल्जेब्रा वगैरह। सो इसमें देखो आपका क्या इम्पोर्टेंट है कि मैट्रिक्स क्या होता है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो मैट्रिक्स इज़ बेसिकली आपका रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, एंड उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या लगती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, ट्रांसपोज हो गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये सब आपका बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट है कि
हमारे मॉडल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो लीनियर मॉडल हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज़, ठीक है। जैसे आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, मल्टीपल रिग्रेशन होता है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जैसे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, एंड आप उनके बीच का रिलेशनशिप एनालाइज कर रहे हो। लाइक एक्स अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू एक्स, सो दैट इज़ रिग्रेशन। फिर अनोवा हमने पढ़ लिया। फिर गॉस मार्कोव थ्योरम क्या होती है, states that the least square estimator is best linear unbiased estimator, ठीक है। this is important, ANOVA is important and regression analysis is important। फिर ये सब आपसे इतना नहीं पूछता है, सो यू कैन स्किप ऑन दिस। 6। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या होता है, जब आप इसका रिलेशनशिप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सो दिस इज़ लीनियर मॉडल, y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे करके आपके पास लाइन आती है। यहाँ पे आपके पास y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m इज़ स्लोप एंड c इज़ सम इंटरसेप्ट, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल पूछे तो आपने सेल्स प्रिडिक्शन कर लिया, सैलरी प्रिडिक्शन कर लिया, मार्क्स प्रिडिक्शन कर लिया, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर लिया, तो इस सब में आपने रिग्रेशन यूज़ किया है। तो रिग्रेशन कैसे काम करता है कि पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसका रिलेशनशिप प्लॉट करते हो, बेस्ट फिट लाइन देखते हो, फिर उस मॉडल को इवैल्यूएट करते हो और फिर प्रिडिक्शंस बनाते हो, ठीक है। तो दिस वाज योर लीनियर मॉडल एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। दिस पेज इज रिपीटेड, सो लेट्स स्किप ऑन दिस। नेक्स्ट इज आपका अनोवा, वही है। अनोवा इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स टू सी इफ़ एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ होती है और कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया कि अगर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं एंड आपको चेक करना है कि उनका मीन में कुछ डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। अनोवा की टेबल कैसे बनती है कि पहले आप बिटवीन द ग्रुप्स निकालते हो एंड विद इन द ग्रुप्स निकालते हो एंड उसे कंपेयर करते हो, ओके। अब नेक्स्ट इज़ हमारे पास गॉस मार्कोव थ्योरम। इट स्टेट्स दैट, इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली लर्न कर लेना। It states that in the classical linear regression model, the ordinary least square estimator is the best linear unbiased estimator, ठीक है। ब्लू का मतलब क्या है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। क्लासिक, इसमें आपके अजम्पशंस क्या होते हैं कि लीनियरिटी होगी, कि मॉडल आपका लीनियर होगा, फुल रैंक होगी, ठीक है। आपका दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। नो ऑटो रिलेशन, ठीक है, मतलब आपका को रिलेशन विल बी 0। अच्छा, यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे को रिलेशन भी देख लेना। को रिलेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। को रिलेशन इज़ बेसिकली हाँ, तो कोरिलेशन इज़ बेसिकली कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप चेक करना, ठीक है। उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करती है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब
हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ की लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे स्पैम डिटेक्शन है, डिसीज़ प्रिडिक्शन है, फ्रॉड डिटेक्शन है, तो वहाँ आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ होता है। इसके बाद पॉइजन रिग्रेशन, नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास यूनिट 3 में ओपन एंड क्लोज सेट, these two topics are very important: compactness, connectedness and completeness। ठीक है। completeness, देखो ओपन एंड क्लोज सेट क्या होता है। ओपन सेट में हम बाउंड्री पॉइंट्स को नहीं इंक्लूड करते, क्लोज सेट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास ओपन एंड क्लोज सेट हो गया। उसके बाद कॉम्पैक्ट का क्या होता है। कॉम्पैक्ट इज अ सेट इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर एक रेंज ऑफ नंबर्स है, अगर आप उसे फाइनाइट सेट में डिफाइन, जैसे ये है, तो आपके पास आप इसे फाइनाइट सेट में इसके ओपन सेट भी बना पा रहे हो एंड उससे कंप्लीट सेट भी बना पा रहे हो। सो दैट इज़ कॉम्पैक्टनेस। कनेक्टेडनेस क्या होता है, अगर आप एक सेट को टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो मतलब वो कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि ये दोनों सेट्स हैं तो ये नॉट कनेक्टेड है, बट ये वाला सेट कनेक्टेड है। एंड कंप्लीटनेस मतलब होता है कि जैसे आपने कॉची सीक्वेंस पढ़ा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन मतलब बेसिकली इट इज़ कि आपका सीरीज़ ऑफ नंबर है, अगर वो नंबर की टर्म्स बाय मतलब एक दूसरे से क्लोज होती जा रही है, सो दैट इज़ कॉची सीक्वेंस। एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब कि वो एक दूसरे से क्लोज होती जा रही है और फिर एंड में किसी पर्टिकुलर नंबर तक पहुंच रही है, सो दैट इज़ आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो कंप्लीटनेस मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसमें अगर आपकी टर्म्स पास होती जा रही है और एंड में जिस नंबर तक पहुंच रही है वो भी उसी सेट में लाई करता है, सो दैट इज़ अ कंप्लीटनेस। ठीक है। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपका कॉची सीक्वेंस मैंने बता ही दिया। इफ़ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बिकम आर्बिट्री क्लोज टू ईच अदर एज एन इंक्रीजेज, जैसे आपका ये सीक्वेंस है 1/2 1/4, तो ये एंड में कहाँ जा रही है, ज़ीरो के क्लोज जा रही है, एक पॉइंट पे ये ज़ीरो पे कन्वर्ज हो जाएगी। सो दिस इज़ योर कॉची सीक्वेंस। ठीक है। और कन्वर्जन सीक्वेंस मतलब कि वो किसी एक टर्म तक जाए या ना जाए बट आपस में क्लोज होता रहेगा। ठीक है। तो कन्वर्जेंट का एग्जांपल ये रहा आपका 1/2 1/3 1/4, तो ये एंड में ज़ीरो के पास जा रही है। ठीक है। बट आपका कॉची बट नॉट कन्वर्जेंट का आंसर है, जैसे ये वाली सीरीज़ है तो ये √2 के पास जा रही है बट √2 इस सेट में लाई नहीं करता है क्योंकि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो वो रैशनल नंबर वाले सेट में नहीं लाई करता है। सो टर्म्स बिकम आर्बिट्री क्लोज एंड टर्म्स अप्रोच टू अ पर्टिकुलर लिमिट। तो ये आपके डिफरेंस हो गया इसके बीच। अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, और आई डोंट नो कि कवर्ड है या नहीं, बट मैट्रिक स्पेस आप एक बार देख लेना। मैट्रिक या सो metric space and its properties, ये एक बार आप देख लेना। and also difference between metric and vector space। ठीक है। so this is an important question for viva। तो metric space क्या होता है, अ स्पेस जिसमें आप ये
कैन आई रिड्यूस दिस साइज, या ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपका मैट्रिक स्पेस क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज जिसमें जो आप डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हो. लाइक मैट्रिक स्पेस में यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यूज़ एंड इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन ज्योमेट्री. उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार, विच आर नेगेटिविटी, कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दैट इफ़ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आर ज़ीरो सो एक्स एंड वाई विल बी इक्वल. इसके बाद आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री, कि अगर आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कुछ है सो दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब अगर आपके एक्स एंड वाई के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका वाई एंड एक्स के बीच का डिफरेंस होगा. एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. सो दीज आर योर फोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक स्पेस एंड इट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद आपके पास वेक्टर स्पेस आता है. सो what is vector space? It is a collection of vectors that follow mathematical rules. ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स हो गए, डेटा पॉइंट्स हो गए, फीचर्स, एंड इट फीचर्स वेक्टर्स. सो बेसिकली दिस इज़ वेक्टर स्पेस. अब आपके पास आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या होता है? आइगन वैल्यू मतलब आइगन वैल्यू इज़ बेसिकली कि अगर कोई मैट्रिक ऐसी है जिसमें आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सो दैट इज़ योर आइगन वेक्टर. एंड आइगन वैल्यू मतलब कि जो मैग्नीट्यूड से चेंज हो रही है वैल्यू, सो दैट इज़ योर आइगन वेक्टर. ठीक है, एंड उसकी डेफिनेशन ये होती है, आइगन वेक्टर शो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन एंड आइगन वैल्यू शो इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज डायरेक्शंस. ठीक है, सो दीज आर योर इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. उसके बाद वेक्टर स्पेस मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर स्पेस वेक्टर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन अंडर क्लोज्ड है. ठीक है, ये हो गया. अब हमारे पास नेक्स्ट इज़ बेसिस एंड डायमेंशन. बेसिस होता है कि मिनिमम सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर जो आपको चाहिए टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट. मतलब अगर आपको ये सेट दिखाना है तो उसके लिए मिनिमम जो वेक्टर्स चाहिए होंगे, जैसे ये वेक्टर्स चाहिए, तो वो आपका बेसिस हो गया. और डायमेंशन मतलब कि नंबर ऑफ वेक्टर इन इट बेसिस. मतलब जैसे आर स्क्वायर, मतलब 2D प्लेन है तो उसमें डायमेंशन 2 होगी, 3D प्लेन है तो डायमेंशन 3 होगी. सो दिस इज़ योर बेसिस एंड डायमेंशन. फिर उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हमने डिस्कस कर दिया कि एक नॉन ज़ीरो वेक्टर को आइगन वेक्टर तब बोलते हैं अगर उस वेक्टर का सिर्फ स्केल चेंज करे, उसकी डायरेक्शन चेंज ना करे. और आइगन वैल्यू क्या है? जो स्केलर वेक्टर को कितना स्ट्रेच या श्रिंक करता है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड से चेंज हुआ, तो वो आइगन वैल्यू है आपकी. ठीक है, सो दिस वाज इट. बाकी आप एक बार न्यूमेरिकल्स देख लेना कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं. इसके अलावा लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं वो देख लेना. ठीक है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस क्या होती है, जिसमें आप टाइम के बेसिस पे डेटा में क्या चेंज आ रहा है वो एनालिसिस करते हो. सो दैट इज़ योर टाइम सीरीज़ एनालिसिस. ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल्स हैं. सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम, या जो भी आपके एक्सटर्नल है. सो लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टाइम सीरीज़ एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, लीनियर रिग्रेशन. उसके अलावा आपका कोरिलेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. ठीक है, सो दीज आर योर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. वो इस PDF में भी कवर्ड है. सो जस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका ओवरव्यू ले लेना एंड दैट वुड वर्क फॉर यू.
सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रैक्टिकल. बस कॉन्फिडेंट रह के सारे फॉर्मूलेज एंड थ्योरी का ऊपर ऊपर से सब रिवाइज कर लो एंड दैट वुड वर्क फॉर यू. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वाइवा. थैंक यू.